गर्मी के दिन थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और उसकी तपिश से सड़कें इतनी गर्म हो गई थीं कि उन पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। लू के थपेड़ों से हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। कस्बे के लोग दुकानों के शेड के नीचे या घरों में दुबके बैठे थे। परिंदे भी छांव की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे। इसी भीषण गर्मी में एक आदमी कस्बे के चौक की ओर बढ़ रहा था। उसके पैर धूल और मिट्टी से सने थे, मानो वह लंबी यात्रा करके आया हो। उसने पुराने घिसे पिटे कपड़े पहन रखे थे जो पसीने से चिपचिपे हो गए थे। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थीं जिनके तलवे घिसकर पतले हो चुके थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे वे अब टूटकर बिखर जाएंगी। उसकी चाल थकी थकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहा हो। चौक पर कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे थे। पान की दुकान पर 2-3 लोग ठंडी बोतलें लिए बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। चाय की घुमटी पर भी कुछ लोग सुस्ताते दिखे, लेकिन उस आदमी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ता गया। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बेहद थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसका हौसला कम नहीं हुआ था। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे रुका। उसने अपने सिर पर बंधा कपड़ा खोलकर चेहरे का पसीना पोंछा और लंबी सांस ली। उसके होंठ सूख चुके थे, मानो उसे कई घंटों से पानी नसीब नहीं हुआ था। पास ही एक नल लगा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा, शायद किसी से मदद मांगने की उम्मीद में। तभी एक बच्चा जो वहां खेल रहा था उसे देखकर अपनी मां के पास दौड़ा। अम्मा, वो आदमी बहुत थका हुआ लग रहा है, उसने कहा। उसकी मां ने सिर उठाकर देखा और फिर एक लोटा पानी लेकर उस आदमी की ओर बढ़ी। आदमी ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और कांपते हाथों से लोटा थाम लिया। उसने धीरे धीरे पानी पिया, मानो हर घूंट उसके सूखे गले के लिए अमृत के समान हो। पानी पीकर उसने राहत की सांस ली और महिला को धन्यवाद कहा। उस बूढ़े का नाम रामनाथ था। वह इस गांव में नया था, किसी को नहीं जानता था, और गांव वाले भी उसे देखकर अजनबी जैसा महसूस कर रहे थे। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसके पास एक पुरानी सी गठरी थी जिसमें शायद उसके कुछ जरूरी सामान रहे होंगे। गांव में कोई उसे जानता नहीं था, इसलिए लोग उसे देखकर अलग अलग कयास लगा रहे थे। कोई कहता कि वह कोई साधु है, तो कोई उसे कोई भिखारी समझ रहा था, लेकिन किसी को उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। इसी दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की एक वैन गांव के अंदर आई और 4-5 पुलिस वाले उसमें से उतरे। उनकी आंखों में सतर्कता और चेहरे पर गंभीरता थी। वे आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ करने लगे। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि एक कुख्यात गांजा तस्कर इस गांव के आसपास छिपा हुआ है। वह तस्कर दिखने में साधुओं जैसा ही था और अक्सर झोला लिए घूमता था। जब पुलिस वालों की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी तो उन्हें शक हुआ। रामनाथ का हुलिया भी कुछ कुछ उसी तस्कर जैसा था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। मैले कपड़े, लंबी दाढ़ी और एक झोला। पुलिस वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर कदम बढ़ाए। ए बूढ़े, यहां क्या कर रहा है? एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में पूछा। रामनाथ चौंक गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैं यहां बस थोड़ी देर के लिए रुका था। बहुत थक गया था, इसलिए पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसके झोले की तलाशी लेनी शुरू की। झोले में बस कुछ सूखे चने, एक पुरानी चादर और एक जोड़ी मैले कपड़े थे। लेकिन फिर भी पुलिस को शक था कि यह बूढ़ा आदमी तस्कर हो सकता है। चलो, थाने चलो, वहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो, एक पुलिस वाले ने आदेश दिया। रामनाथ ने घबराकर कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस एक साधारण इंसान हूं, कहीं से आ रहा हूं और कहीं जा रहा हूं। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे पकड़कर वैन में बैठा दिया और थाने ले गए। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे भी सोच रहे थे कि शायद यह बूढ़ा सच में कोई तस्कर ही होगा। रामनाथ को एक अंधेरे ठंडे कमरे में डाल दिया गया। वहां चारों तरफ गंदी दीवारें थीं और हवा में सीलन की बदबू थी। वह घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने आया और कड़क आवाज में बोला, बता, कहां से आया है और कौन कौन तेरे गिरोह में शामिल है? रामनाथ ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं कोई गिरोह का आदमी नहीं हूं। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं जो अपने बेटे को खोजने निकला था।
इंस्पेक्टर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे हवालात में डाल दो। जब तक यह सच नहीं उगलता तब तक इसे यहीं रखो। रामनाथ को हवालात में बंद कर दिया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। शहर की पुलिस टीम ने जब रामनाथ को गिरफ्तार किया तो उन्हें यकीन था कि उन्होंने सही आदमी पकड़ा है। लेकिन तभी अचानक ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से किसी गांव वाले की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। पुलिस सर, हमारे गांव के पुराने खंडहर में एक आदमी बैठा हुआ है। देखने में संदिग्ध लग रहा है। कहीं वही आदमी तो गांजा तस्कर नहीं है। यह सुनते ही पुलिस की टीम सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने बाकी साथियों को सूचना दी और बिना समय गंवाए गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में इंस्पेक्टर सोचने लगा कि क्या रामनाथ वास्तव में तस्कर था या असली गुनहगार कोई और था। गांव के बाहर पहुंचकर पुलिस ने अपनी गाड़ी रोकी और गांव वालों से उस खंडहर का रास्ता पूछा। गांव के कुछ लोग भी पुलिस के साथ चल पड़े। खंडहर गांव के एक सुनसान कोने में था, जहां अब कोई नहीं जाता था। चारों ओर घना जंगल और जंगली घास उग आई थी और पुराने महल की टूटी फूटी दीवारें डरावनी लग रही थीं। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि अंदर कोई बैठा हुआ है। वह आदमी एक फटेहाल चादर ओढ़े बैठा था और बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पुलिस ने इशारों में एक दूसरे को सतर्क रहने को कहा और धीरे धीरे खंडहर के अंदर घुस गए। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। वह आदमी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक छोटा पाउच निकला, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ भरा था। पुलिस ने चारों ओर छानबीन शुरू की तो एक गुप्त तहखाने का दरवाजा नजर आया। जैसे ही पुलिस ने उसे खोला, वहां से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। अब मामला साफ हो चुका था। असली तस्कर यही आदमी था। पुलिस ने तुरंत थाना में तैनात दरोगा को फोन किया और कहा कि रामनाथ को छोड़ दो, वह बेगुनाह है। तभी रामनाथ ने भरी स्वर में कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा और आने दो। तुम्हारे एसआई साहब को पुलिस ने खंडहर से गिरफ्तार किए हुए आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए। अब पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामनाथ को लॉकअप से बाहर निकाला। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। रामनाथ ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ देर शांत रहे, मानो बीते दिनों की यादों में खो गए हों। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिस वाले उनकी ओर देखने लगे। फिर रामनाथ ने गहरी सांस ली, आंखें खोलीं और सीधे उस आदमी के पास जाकर बोले, और जगजीवन, तुम हो विदेशी नारकोटिक्स का सबसे बड़ा डीलर। रामनाथ के मुंह से पुलिस वालों ने जैसे ही जगजीवन का नाम सुना, पूरा थाना कुछ पल के लिए सन्न रह गया। इंस्पेक्टर शर्मा, जो अब तक गंभीर मुद्रा में रामनाथ से पूछताछ कर रहे थे, चौकन्ने हो गए और बोले, रामनाथ, क्या तुम इस जगजीवन को पहले से जानते हो? रामनाथ ने बिना कोई जवाब दिए अपनी जेब में हाथ डाला और एक आईडी कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर शर्मा के हाथ में थमा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर शर्मा की नजर आईडी कार्ड पर पड़ी, उनके चेहरे पर चौंकने के भाव उभर आए। उन्होंने आईडी को ध्यान से देखा और पढ़ा, नेपाल पुलिस, डीआईजी रामनाथ सांगी। पलक झपकते ही पूरा पुलिस बल सावधान की मुद्रा में आ गया और सभी ने एक साथ रामनाथ को सलामी दी। यह देख इंस्पेक्टर शर्मा भी तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और रामनाथ को आदरपूर्वक सलाम ठोका। वहां खड़े सभी पुलिसकर्मियों के मन में सवाल उमड़ने लगे। नेपाल का डीआईजी यहां इस तरह आम आदमी की तरह क्यों खड़ा था और वह इस मामले से कैसे जुड़ा था? इंस्पेक्टर शर्मा ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें सर, हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप इतने बड़े अधिकारी हैं। कृपया हमें बताइए कि आप यहां किस लिए आए हैं और इस जगजीवन का मामला क्या है? रामनाथ ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, इंस्पेक्टर शर्मा, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। जगजीवन कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो नेपाल और भारत की सीमा पर कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। उसकी तलाश नेपाल पुलिस कई वर्षों से कर रही है। जब मुझे खबर मिली कि वह यहां इस इलाके में छिपा हुआ है, तो मैं खुद इसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। ये सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा और पुलिसकर्मी हैरान रह गए। शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सर,
अगर वह इतना खतरनाक अपराधी है तो वह अब तक हमारी पकड़ में क्यों नहीं आया, और आप यहां तक कैसे पहुंचे? रामनाथ ने थोड़ा रुक कर कहा। जगजीवन एक बेहद चालाक अपराधी है। वह हमेशा अपनी पहचान बदलकर घूमता है और स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल जाता है। नेपाल में उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं: हत्या, तस्करी, अपहरण और भ्रष्टाचार। हमने उसकी तलाश में कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। इस बार हमें पक्की खबर मिली थी कि वह इस इलाके में छिपा हुआ है, इसलिए मैं खुद यहां तक आया। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वह भारत में भी इतने बड़े अपराधों को अंजाम दे चुका है। मुझे मुखबिर से पता चला कि आप लोगों ने मुझे जिस गांव से गिरफ्तार किया है, जगजीवन उसी गांव में छिपा हुआ। इसलिए मैं एक बूढ़े और फटेहाल आदमी का भेष बनाकर गांव में घुसा था। तभी आपने मुझे यह कहकर गिरफ्तार कर लिया कि मैं कोई गांजा तस्कर हूं। मुझे समझ में आ गया था कि हम भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, जगजीवन को पकड़ना। इसलिए मैं अपना असली पहचान को छिपाकर खुशी खुशी गिरफ्तार हो गया। यह सुनकर जगजीवन के चेहरे पर एक क्षण के लिए हल्की मुस्कान आई, मगर जैसे ही उसने चारों तरफ पुलिस वालों की पैनी निगाहें देखीं, उसकी मुस्कान गायब हो गई। थाने में हड़कंप मच गया। सभी अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। रामनाथ ने एक ठंडी नजर जगजीवन पर डाली और बोले, शर्मा जी, मेरा और जगजीवन की कहानी बहुत पुरानी है। ये शख्स मेरा दुश्मन ही नहीं, मेरे अतीत का काला साया है। 15 साल पहले जब रामनाथ पुलिस फोर्स में नया नया भर्ती हुआ था, तब उसकी पहली पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटे से कस्बे में हुई थी। वह वहां ड्रग्स और गैरकानूनी व्यापार को रोकने के मिशन पर था। उसी दौरान उसने पहली बार जगजीवन का नाम सुना था। जगजीवन तब एक आम तस्कर नहीं था, बल्कि एक कुख्यात डीलर था, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गांजा, हेरोइन और अन्य ड्रग्स लाकर नेपाल के रास्ते भारत और फिर आगे विदेशी बाजारों तक भेजता था। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बचकर निकल जाता। एक दिन रामनाथ और उसकी टीम को खबर मिली कि जगजीवन एक बड़ी खेप लेकर नेपाल बॉर्डर से गुजरने वाला है। यह रामनाथ के लिए अपनी पहली बड़ी सफलता पाने का मौका था। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और घात लगाकर बैठ गया। जगजीवन सफेद कुर्ता पायजामा पहने बड़ी शान से एक जीप में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर बंदूकधारी थे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोका, तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच रामनाथ ने अपनी पोजीशन संभाली और एक एक करके कई गुंडों को गिरा दिया। लेकिन इसी बीच जगजीवन भागने लगा। रामनाथ ने उसका पीछा किया। आखिरकार एक सुनसान इलाके में दोनों आमने सामने आ गए। आज तू नहीं बचेगा जगजीवन, रामनाथ ने बंदूक तानी। लेकिन तभी जगजीवन ने चालाकी से धुएं का बम फेंका और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन उस दिन रामनाथ को एहसास हो गया था कि यह आदमी कितना खतरनाक और चालाक है। अब 15 साल बाद वह वही आदमी उसके सामने खड़ा था, मगर इस बार हालात अलग थे। इस बार जगजीवन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जगजीवन ने रामनाथ की ओर देखा और हंसकर बोला, बड़े दिन बाद मिले हो दोस्त, तुम्हें लगा था कि मैं कभी पकड़ में आऊंगा? रामनाथ मुस्कुराया और जवाब दिया, तू कितना भी बड़ा खिलाड़ी बन जाए, कानून के हाथ तुझसे भी बड़े हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने आदेश दिया, जगजीवन को हथकड़ी लगा दो। जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, जगजीवन आखिरी बार रामनाथ की आंखों में झांक कर बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है इंस्पेक्टर, यह सिर्फ शुरुआत है। रामनाथ जानता था कि ड्रग माफिया की जड़ें गहरी हैं, लेकिन यह जीत उसके सफर का सिर्फ एक कदम था। उसने निश्चय किया कि वह इस जाल को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा।